हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपको एस्पायर एकेडमी में। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 6 और आखिरी लेक्चर कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और एक मेटल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक है, बहुत छोटा इस लेक्चर होगा। एग्जाम करीब है, क्लास 12 का बेहतरीन ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका नीट और जेई में भी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे कार्बोनिल जो हम लोग कहते हैं वो CO को हम लोग बोलते हैं कि कार्बोनिल है, ठीक है। CO लीजेंड को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह कार्बोनिल है, ठीक है। इसमें एक ही तरह का कंपाउंड होगा। था क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल्स कंस्टिट्यूट दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स, दीज आर होमोलेप्टिक। और एक है ऑर्गेनोमेटालिक्स और दूसरा है होमोलेप्टिक। तो हम लोग दोनों को समझते हैं, फिर उसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऑर्गेनोमेटालिक्स एक वैसा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड, इसमें याद रखोगे कि कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेटल, ठीक है। वह कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन अगर डायरेक्ट कनेक्ट है मेटल से तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड कहेंगे। जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हैं, RMgX, ठीक है। तो यहाँ ये अल्काइल है, तो अल्काइल के पास तो कार्बन होगा और मैग्नीशियम मेटल है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल जब हम लेंगे तो देख लीजिएगा, आप ये भी देख सकते हैं गिलमैन्स कैटलिस्ट, जैसे R2CuLi, ठीक है। तो यहाँ भी R अल्काइल है तो कार्बन होगा, Cu और लिथियम दोनों मेटल है। तो यहाँ जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं गिलमैन्स कैटलिस्ट। तो ये दोनों आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड है, गिलमैन्स कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमोलैप्टिक क्या होता है। होमोलैप्टिक में हम लोग कहते हैं कि सिंगल टाइप्स ऑफ लीजेंड्स आर प्रेजेंट, जिसमें एक तरह का लीजेंड मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं कि होमोलैप्टिक है, और एक से अधिक तरह का लीजेंड अगर मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि हेट्रोलैप्टिक है। तो ये जो हमारा है अभी यह होमोलैप्टिक है। अब इसमें जो इसका बॉन्डिंग जो होता है वो देखो, जैसे हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NiCO का होल 4, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। दूसरा देखो हम लेते हैं Fe और CO का होल 5, ठीक है, ये हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और एक हम लेते हैं Cr और CO का होल 6, तो ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ये जो होगा ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। एक चीज याद रखिएगा, मेटल इन कार्बोनिल कंपाउंड में जो भी होगा उसमें ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0,
ठीक है, ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोनिल के कंपाउंड में जितना भी होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा सेंट्रल मेटल एटम का, हमेशा इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखो टेट्राहेड्रल का जो ज्योमेट्री होगा तो Ni सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा CO CO, फिर हो जाएगा CO और CO। ठीक, अगर आप पेंटागोनल ट्राइगोनल पिरामिडल की बात करेंगे बाई पिरामिडल का तो यहां पर है Fe CO 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 और एक नीचे में हो जाएगा और एक ऊपर में हो जाएगा CO। ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो यहाँ जो सेंट्रल एटम है क्रोमियम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा CO CO और इस तरह का हो जाएगा। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब, जैसे आप इसमें Na का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो Na का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 0 के बराबर होगा। Fe की बात करेंगे तो इसका भी 0 होगा, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर NiCO4 है, ये जो हम लिखे हैं ये ज्योमेट्री हम लोग लिखे हैं, ठीक है, अगर नाम लिखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल, क्या हो जाएगा एक नंबर का टेट्रा कार्बोनिल निकेल और ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो इस केस में जितने भी होगा सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करता है और हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें पहला है कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन रेफर टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिटवीन द टू स्पेसीज आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसमें याद रखिएगा कि लीजेंड का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो होगा कि एडिशन ऑफ लीजेंड जो होगा वो होगा स्टेप वाइज एडिशन, ठीक। जैसे आप मान लो और सब एक दूसरे के स्टेट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो, जैसे एक हम लेते हैं कोई मेटल M और इसके साथ हम एक लीजेंड जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा Ml, ठीक है। और चूंकि यह इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, स्टेट इन इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की बात करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या हो जाएगा Ml बाई कंसंट्रेशन ऑफ L M और कंसंट्रेशन ऑफ L। आप जानते हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक मेरा ये पहला हो गया। अब हम इस ml में अगर हम एक लीजेंड और जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा Ml2। अब इसके लिए अगर हम लोग लिखते हैं K2 तो K2 क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml और इनटू L। सिमिलरली अगर हम इस Ml2 में अगर हम एक और लीजेंड का ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा Ml3 और यहां से अगर हम K3 की बात करेंगे तो K3 हो जाएगा Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 और फिर हो जाएगा L। इसी तरह से हम लोग अगर एडिशन करेंगे इसी तरह से तो n टर्म्स तक जाएंगे तो ये हो जाएगा Ml(n-1) और प्लस L, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में Mln में, ठीक है, Mln में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा Mln, ठीक। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो Kn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Mln का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Mln-1 का कंसंट्रेशन और इनटू L का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 डॉट 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 Kn तक जाएगा। तो याद रखना
कि here complex compound formed a stepwise addition of legend and their stability regularly decreases from K1 to Kn। ठीक है, K1 से Kn तक जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ये बात आप याद रखोगे। तो ये हमारा स्टेबिलिटी है जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और उसमें एडिशन की मदद से अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तब। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में अब जो स्टेबिलिटी जो डिपेंड करता है वो किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में याद रखिएगा कि जिस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जिस सेंट्रल एटम का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 का आप एग्जांपल देखिएगा तो देखो, जैसे यहां हम लेते हैं Na3FeCN का होल 3 Cn का होल 6। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, यहाँ +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसको और लिख सकते हो Fe3+। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग लेते हैं Na4 और FeCN का होल 6 तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 होगा, तो इसको और हम लोग लिख सकते हैं Fe2+। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसको अगर हम लोग A ले लेते हैं और इसको हम लोग B ले लेते हैं तो देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना उतना ही ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। ए का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस पर चार्ज +3 है और इस पर जो चार्ज है वो +2 है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा देखो बेसिक नेचर ऑफ लीजेंड। अगर मान लो लीजेंड का बेसिक नेचर आपको पता चल जाए तो उस कंडीशन जैसे मोर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लीजेंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम दूसरे पॉइंट का एग्जांपल लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए। जैसे मान लो कि PT और PT और NH3 का होल 6 और Cl4। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं कि यह A है। और दूसरे केस में इसी कंपाउंड को जैसे PT और NH3 H2O का होल 6 और यहाँ हम लोग ले लेते हैं Cl4, इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो A इज ग्रेटर देन हो जाएगा B, क्योंकि बेसिक नेचर जो होता है बेसिक नेचर वो NH3 का ज्यादा होता है H2O का, क्योंकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन का। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग रिएजेंट, मतलब जिसमें चिलेशन मतलब मल्टीडेंटेड रिएजेंट जिसमें ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। समझ गए बात को। तो तीसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ चिलेट्स रिंग, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स रिंग इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहां पर देखो हम 3 नंबर वाला के लिए एग्जांपल लिख रहे हैं। 3 नंबर वाले के लिए क्या है कि
जिसमें चिलेशन मतलब मल्टीडेंटेड लीजेंड का संख्या जिसमें ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये बात को आप याद रखिएगा। जैसे मान लो कि यहां पर हम लेते हैं PT और NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 और +4, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह A है। और उसके बाद हम लोग लेते हैं PT और EN और उसके बाद NH3 का होल 4 और इस पर भी हम लोग लेते हैं +4, इसको हम लोग ले लेते हैं कि B है। ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा हम लोग लेते हैं कि PT और EN का होल ट्वाइस NH3 का होल 2 और इस पर भी हम लोग चार्ज लेते हैं +4 और चौथा इसको C मान लो और चौथा और आखिरी जो होगा वो होगा PT EN का होल थ्राइस और इस पर भी हम लेते हैं चार्ज +4। ठीक है। अब इसका स्टेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। तो देखो आप जानते हो कि जिसके पास टेंडेंसी हो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का उसको हम लोग चिलेशंस बोलते हैं। तो चिलेशंस किस में ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा D वाले में है, इसको हम लोग D मान लेते हैं। उसके बाद C में है, तब B में है, तब A में है। इसमें 3 है मल्टीडेंटेड लीजेंड, चिलेट्स इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी के, तो स्टेबिलिटी हो जाएगा D इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन A। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। देखो उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है कि साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो जितना छोटा साइज होगा सेंट्रल मेटल एटम का उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो सेंट्रल एटम का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो Fe3+ और Fe2+ है। साइज का हम लोग कैसे निकालते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा तो साइज जो होता है वो E/Z रेशियो से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें E/Z रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो इसमें E/Z रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पहला वाला केस में 23/26 और दूसरा में हो जाएगा 24/26, इलेक्ट्रॉन 24 एटॉमिक नंबर। तो देखो इसमें इसका साइज क्या है? छोटा है। ये वाला इसका जो साइज है वो स्मॉल है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है। चौथा और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है। और अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो EN इंक्रीजेस और नीचे की तरफ आते हैं तो EN डिक्रीज करता है। ठीक है। तो अब आपको पता है, बहुत आसानी से यहां से कैलकुलेट कर लोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, राइट से अप टू डाउन आएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी है वो सभी के सभी आपको क्या करता है बताइए? तो याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंट्रल एटम होता है और उसमें याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा सेंट्रल मेटल एटम का तो उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये 5 बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। यहाँ से कंपटीशन में बहुत ज्यादा सवाल आता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो सिंपल सा पॉइंट है, पांचों को आप याद रखेंगे एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं और एग्जाम्पल से भी आप अच्छे से समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करते हैं कि जैसे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है।
ठीक है। तो बहुत सारे मेडिसिन में इसका यूज होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, एक्सेस मेटल प्रेजेंट इन द, जैसे टॉक्सिक अमाउंट, एनिमल प्लांट्स, रिमूव द चिलेट्स, ठीक है। जैसे इसमें याद रखिएगा एडीटी का यूज होता है पॉइजनिंग सिस प्लेटिनम में, और ये याद रखिएगा प्लेटिनम जैसे डाइअमीनो डाइक्लोरोप्लेटिनम 2 क्लोराइड जो होता है, यह कैंसर में ट्रीटमेंट किया जाता है इस मेडिसिन के यूज से, ठीक है। तो ये हमारा यूज में, आप इसमें कम से कम सिर्फ ये वाला जरूर याद रखिएगा कि वो कौन सा मेडिसिन है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो याद रखिएगा PTCL2 और NH3 का यूज कैंसर मेडिसिन में किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसमें 6 लेक्चर है।